स्टार्ट कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड हमारे पास ये तो दो कैटेगरी हमने देख रखी है, एक आयनिक और एक कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड कौन से थे? जिनमें शेयरिंग होती है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NaCl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने एक लिया, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जैसे CO2, जिनमें शेयरिंग होती है। आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफरिंग होती है और कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है, ठीक है। एक और तरीके का बॉन्ड है जिसका नाम है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहीं से निकला एक नया कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 चार्ज कैरी करता है, सल्फेट -2 चार्ज कैरी करता है। इनमें एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को अगर मैं CuSO4.5H2O बना दूं तो कॉपर सल्फेट .5H2O, तो क्या ये दोनों सेम है या अलग है? तो हम पहले इनको ये देखते हैं कि क्या इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज अलग है। तो आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकल करके देख रखा है, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है और ये प्रूशियन ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। ये अमोर्फस होता है, यानी कि ये ट्रू सॉलिड नहीं है। CuSO4.5H2O ट्रू सॉलिड है। मतलब यहां पर ये .5H2O जो है ना, ये कोई स्ट्रक्चर बनाकर बैठे कॉपर सल्फेट के साथ। तो हमने सोचा भाई देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर है वो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, Cu 4H2O, एक SO4 और एक H2O बाहर है। ये है क्या? हमें नहीं पता, अब तक हमने इसकी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। इस चैप्टर में अब हम इसी की बात करने जाएंगे, ठीक है। तो हम केस लेते हैं एनसीईआरटी में वर्नर थ्योरी के एग्जाम्पल का। देखो मैं एनसीईआरटी निकालता हूं। इस एग्जाम्पल को देखो और समझो। इस एग्जाम्पल में कहा क्या है, मेरी बात सुनो। On the basis of the following observation made with a aqueous solution, assign secondary valencies to the metal in the following compound। ठीक है भैया, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? पहली बात तो वैलेंसी तो आज तक हमने एक ही सुनी थी, ये नई चीज आई, ठीक है। उसके बाद ये किस तरीके के कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं आपको? सबके अंदर डॉट लगी हुई है। PdCl2.4NH3, NiCl2.6H2O, PtCl4.2HCl, ये सबके साथ .HCl.NH3 ये सब लगा हुआ है। ये डॉट क्यों लगा है ना? ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे पहले कंपाउंड हमने नहीं देखे। हमने तो ये देखा PdCl2, NiCl2, PtCl4। तो ये एक नए कंपाउंड हमारे सामने आ रहे हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब इसके बारे में सबसे पहले वर्नर ने बताया। अब यहाँ पर एक बच्ची पूछ रही है कि भैया हमने तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से पढ़ा था। वो एक कंसेप्ट था सिर्फ कॉपर सल्फेट का, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन पानी की हुई थी। वो बाइंडिंग अब यहाँ पर NH3, HCl औरों के साथ भी हो रही है, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसके बारे में हमें किसने बताया? वर्नर ने। मैं बताता हूँ क्या बताया। पहले हम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इस थ्योरी पे काम करेंगे। देखो, वर्नर इन 1898 pronounced his theory of coordination compound. The main postulates are: पहला, in the coordination compound, metals show two types of linkage or valencies, primary or secondary. The primary valencies are normally ionizable and are satisfied by negative ion. ये वाली बात इसकी ठीक नहीं थी, मैं इसको मार्क कर देता हूं कि प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई करेगी, ये जरूरी नहीं है।
Secondary valencies are non-ionizable. These are satisfied by neutral molecule और नेगेटिव आयन। ये वाली भी बात जरूरी नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल दोनों हो सकती हैं, दोनों प्राइमरी वैलेंसी भी तीन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और सेकेंडरी वैलेंसी भी तीन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी का, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। आज के जमाने में हम जिसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं उसे इसने नाम दिया था प्राइमरी वैलेंसी। अभी मैं बताऊंगा तो सब समझ में आएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप कहोगे भैया हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, ये सब चीजें और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। चलो मैं अभी आजकल का एक मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा, उससे इस थ्योरी को समझेंगे। द आयंस और groups bound by secondary linkages to the metal have characteristic special का मतलब है थ्री डायमेंशनल। ये 3D स्ट्रक्चर्स की बात तो की थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी, वही सारे स्ट्रक्चर हैं। टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, पेंटागन बाइपिरामिडल, लीनियर, वही स्ट्रक्चर थे, ठीक है। अब इन सारे पोस्टुलेट्स को समझने के लिए सबसे पहली दिक्कत क्या है, अब आप कहोगे भैया हमें तो यही समझ नहीं आया, अभी ये कौन है, ये पहले ये तो समझ आ जाए, इस सॉल्ट को तो समझ ले। तो इस सॉल्ट को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक नॉर्मल कंपाउंड दिखाता हूं। देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, FeCN6K4। पहली बात तो ये जो स्क्वायर डब्बा बना हुआ है ये है क्या, ये डब्बा क्या है, तो ध्यान देंगे ये डब्बा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे हुए हैं। बाहर कौन है, अब तुम कहोगे भैया तो बाहर है, तो उसका नाम बाहर वाला आयन रख दे, आसान रहेगा, कोई दिक्कत। ये क्या है, ये वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने वाले को तो हम केमिस्ट्री में मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये मेटल हो गया, और सेंटर में तो सेंट्रल मेटल एटम। और ये कौन है भाई, ये इनको नाम दिया हमने लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, और ये लिगेंड्स। लिगेंड्स वो आयन एटम या कंपाउंड है या केमिकल स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटल एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधी हुई है, ठीक, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधी हुई है, ठीक। चलो आउटर आयन बता दिया भैया, अंदर की चीजें बता दी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिया। मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रहा हूं, ये आगे आने वाली चीजें हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको एक बार देखने को मिल जाएगी, तभी मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा इनके बारे में। एक आयरन ने 6 CN के साथ सीधा सीधा बॉन्ड बना रखा है, आउटर आयन के साथ सीधा बॉन्ड नहीं बना रखा, क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। मुझे हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 दिखाई दे रही है, गलत है। अब दोबारा एक बार इसको देख लो आराम से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक लिगेंड होता है, एक आउटर आयन होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, आयनिक, कोवेलेंट या डेटिव। वो डेटिव को हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, अभी पीछे हमने एक वर्ड सुना था कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कौन सी चीज है भाई, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाई दे रहा है,
ये चीज हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये नाम सुन चुके हैं सॉलिड चैप्टर में, कि एक जो वहां पे सॉलिड चैप्टर में जो एटम होता था वो कितनों से फिजिकली जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे आयरन कितनों से घिरा हुआ है, 6 Cn माइनस आयन से। तो आप कह सकते हो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। आउटर आयन इसमें काउंट नहीं होगा, एक्सेप्ट आउटर आयन, इस बात को ध्यान दो। और क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? अब जरा ध्यान देना, चार्ज है ये ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है मैं बना के दिखाता हूं, यहाँ 4k है, हर k पर +1 का चार्ज है, तो यहाँ पर -4 का चार्ज है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। ठीक, ये बात समझ आई? आगे चले। अब जरा ध्यान दो फिर से, हमने बता दिया आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब जरा इसका एक बार नाम देख लेते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 4 है के, इसको अगर मैं साइड कर दूं थोड़ा सा, देखो 4 मुझे दिखाई दे रहे हैं के, और हर के का +1 चार्ज है। इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका 6 है -1 वाले, तो x यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है +2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का। अब जरा इसका नाम लिखने का तरीका देखना। सबसे पहले चेक करो कौन कैटायन और कौन एनायन है। मुझे दिखाई दे रहा है ये कैटायन है, ये एनायन है। अच्छा, कैटायन एनायन पता चल गया, पहले नाम रखो कैटायन का। आउटर आयन में कितने भी आउटर आयन हो उनका एक ही का नाम लिखा जाता है। मैं पोटेशियम को यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं कहूंगा, सिर्फ पोटेशियम कहूंगा, पोटेशियम। फिर स्फेयर का नाम कैसे लिखा जाता है? स्फेयर में पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, हेक्सा, इसका नाम है साइनेटो। ठीक है, साइनो भी कह देते हैं, साइनेटो। आयरन, अगर ये स्फेयर नेगेटिव है तो इसका नाम पड़ेगा 8। इस नेगेटिव का मतलब है 8, और अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका नाम नहीं पड़ता 8। हेक्सा साइनेटो फेरेट। फेरेट किसका नाम है? इस लिगेंड का। और इसके पेरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में लिखा जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? सेंट्रल मेटल एटम का। किस में लिखा गया है? रोमन लेटर में, रोमन नंबर में। ठीक है, पेरेंथेसिस के अंदर। तो ये तो बन गया फेरेट। फेरेट के आगे किसका नाम लिखा गया? लिगेंड्स का। लिगेंड के आगे किसका नाम लिखा गया? आउटर आयन का। आउटर आयन अगर नेगेटिव हुआ तो बाद में नाम लिखा जाएगा। एक नाम समझ में आया? हाँ, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गैप नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। FeH2O6। ठीक है, इसके साथ 3Cl। पता चल गया इस बार ये पॉजिटिव है, स्फेयर पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब कैटायन, पहले कैटायन का नाम लिखना है। अब मैं स्फेयर का नाम पहले लिखूंगा। और कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं भैया सीधी सी बात है, जो पहले लिखा है आगे लिखा है उसका नाम पहले लिख दे। हाँ, ये भी ठीक है, जो आपको ठीक लगे। लेकिन स्फेयर एक होता है, याद रखना, उसका नाम अलग से लिखा जाता है। अगर आप स्फेयर का नाम लिखते हो तो स्फेयर के अंदर पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हो। नाम देखो, 6 पानी है, तो 6 को तो हम कहेंगे हेक्सा, पानी को कहते हैं एक्वा। इसका मतलब ये नाम याद करने पड़ेंगे, आज दूंगा मैं कहां पे नाम लिखे हैं, हेक्सा एक्वा। अब नाम देखो आयरन,
अब तुमने कहा भैया फेरेट क्यों नहीं किया? 8 आना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पर 8 नहीं आएगा, तो ये फेरेट तो बनेगा नहीं। फेरो इसका कहां से नाम निकला है? इसके साइंटिफिक नेम से। तो मैंने इसका नॉर्मल नाम लिख दिया, हम जानते हैं लोहा, लोहे को हम आयरन बोलते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देता हूं मैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर आपने 11th में कर रखा है। इसको लेंगे हम x, 6 पानी के मॉलिक्यूल सबका 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 क्लोरीन सबका -1 है, तो साफ दिखाई दे रहा है +3 चार्ज है। तीनों को रोमन लेटर में लिखा पेरेंथेसिस के अंदर, और बाहर नाम पड़ेगा क्लोराइड, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। कोई दिक्कत? खत्म काम। तो ये नाम किसका है भैया? FeH2O होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3 का, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा, आपने कहा कि भैया ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाए तो जरा देखो, Ag Cl2 Ag NH3, तो क्या करेंगे? पहले आप Ag को x मानोगे। अब ये वाला फिर से वही, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, Ag को x मानेंगे तो ये वाला भी AgX है। 2 क्लोरीन है, 2 अमोनिया, तो एक x पे चार्ज तो आ रहा है आपका +1। खत्म बात। एक x पे चार्ज तो आ गया मेरा, ये तो मैंने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर। यहां बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भैया किस वाले को निकाले। पॉजिटिव हमेशा आगे वाला लिया जाएगा। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा भैया किसको पॉजिटिव मानूं किसको नेगेटिव, ये तो गड़बड़ हो गई। तो आप फिर अपना लॉ चलाओगे। NaCl अगर नॉर्मल सा मैं नाम लूं तो NaCl में पॉजिटिव क्या होता है? Na या Cl, आगे वाला ना। तो यहाँ पर अगर कुछ भी पता ना चले तो मैं आगे वाले को पॉजिटिव मानूंगा, और दोनों एक जैसे हैं, दोनों सिल्वर हैं, तो उन दोनों को 2x मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे, एक में होगा कोबाल्ट और एक में होगा क्रोमियम, तो भी दोनों को x मानना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल एटम को मैं बराबर का चार्ज बांटूंगा अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हो तो। यहाँ देख लो, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने हैं? 2। इनकी नेमिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, ये दिक्कत दूर हो गई। आपको मानना ही पड़ेगा दोनों का बराबर का चार्ज। अब क्या नाम रखोगे आप? पहले पॉजिटिव वाले का, पॉजिटिव वाले का नाम क्या है? पॉजिटिव वाले का नाम क्या है? डाई क्लोराइडो। अब देखो, अब आप कहोगे भैया हमने तो क्लोरो नाम पढ़ा था। इस चैप्टर में लिगेंड्स के नाम अलग है। अगर ये क्लोरीन बाहर बैठा होता ना तो इसका नाम क्लोराइड होता, लेकिन अंदर है इसलिए क्लोराइडो। इसका मतलब लिगेंड में जितने भी नेगेटिव लिगेंड होगा उनको हम टर्मिनेट करेंगे O से, जितने भी पॉजिटिव लिगेंड होंगे उनको टर्मिनेट करेंगे EM से, और जो न्यूट्रल होंगे उनका नाम अपना होगा। जैसे अमोनिया को हम अमोनिया कहते हैं, अमाइन को हम अमाइन कहते हैं, ठीक है, और पानी को हम एक्वा कहते हैं, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल लिगेंड अलग से नाम लिए जाएंगे, डाई क्लोराइडो। अच्छा, इसका अब क्या नाम दूं मैं? सिल्वर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। ब्रैकेट में क्या चार्ज रखना है मुझे? 1। फिर डाई अमाइन, ठीक है। अब इसको सिल्वर नहीं कहूंगा, अर्जेंटेट। ये एजी वर्ड ना इसके अर्जीनियम के वजह से आया, जो इसका साइंटिफिक नेम है अर्जेंटेट इसका, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जरा 2-3 बातें पहले यहां तक समझ लो। ये 3 अलग अलग तरीके के मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें किस किस के नाम याद रखने हैं, तो मैं वो बताता हूं किन किन के साइंटिफिक नाम याद रखने हैं। अब ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ये 4 नाम क्या है? सिल्वर, गोल्ड, मर्करी और आयरन, ठीक है।
इन चारों के नाम कब काम आएंगे? ये तब लिखने हैं आपको जब नेगेटिव हो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव नहीं है तो आप सिल्वर कहोगे, नहीं तो अर्जेंटम से वर्ड निकला है, अर्जेंटम से वर्ड निकला है अर्जीनियम। ठीक है, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट जब 8 लग जाएगा। ठीक है, अब गोल्ड के लिए क्या आएगा? ओरम से ओरेट। मर्क्यूरी का ये नाम मेरे बस की नहीं है पढ़ना, बस इसके एंड में 8 लगा देना, अम हटा के 8 लगा देना। हाइड्राग्रम गिरजड़म, पता नहीं क्या है, भगवान मालिक इसका। आयरन का है फेरम से फेरेट। ठीक है, चलो मेरी इंग्लिश का टेस्ट मत लो, मुझे पता पहली खराब है। अब बात आती है, यहां तक बात हो गई, यहां तक हमने नाम देख लिए जो नॉर्मल थे। अब हमें ये ध्यान देना है कि कितने कितने लिगेंड हैं, कितने नेगेटिव आयन है, कितने नेगेटिव लिगेंड्स कितने तरीके के हो सकते हैं। देखो जो मुझे याद रखने हैं, ठीक है, उसकी मैं अभी आपको टेबल दिखाता हूं। अब वापिस आ रहा हूं मैं एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के वहां ले जा रहा हूं। पहले तो वर्नर की थ्योरी में से मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो ये 4 पोस्टुलेट्स हैं बेटा, मेन पोस्टुलेट्स हैं वर्नर की थ्योरी के, और ये एज इट इज ही लेके जा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी मिल जाएगी और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। देखो क्या कह रही है थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके की वैलेंसीज है, 2 तरीके की लिंकेज है। आ जाओ, ये रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeCN6K4। अब वो 2 तरीके की वैलेंसीज दिखाई देगी। ठीक है, ये 2 अलग अलग वैलेंसीज, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉर्मली आयनाइजेबल है। ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। क्या ये आयनाइजेबल है? हाँ, ये आयनाइजेबल है, मतलब अगर तुम इसे डिसॉल्व करोगे तो ये अलग हो जाएगा। ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है। यही बातें करी है इसने। अच्छा, यहां पर इसने कहा था कि ये सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव आयन को, प्राइमरी वैलेंसी। अब मैंने देखो कौन सा केस लिया जिसमें ये पॉजिटिव है, तो इसकी बात गलत थी। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन और न्यूट्रल को सेटिस्फाई करती है। मैं न्यूट्रल दिखा चुका हूं आपको, पानी। नेगेटिव दिखा चुका हूं CN। एक और बता देता हूं, एक और लिगेंड है हाइड्रेनियम, H3O+, तो पॉजिटिव आ गया। अमोनियम NH4+, इसका मतलब पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं, इसके मुताबिक नहीं होते थे। आगे, आयंस ऑफ ग्रुप बाइंड टुगेदर, ये 3D लिंकेज बनाते हैं। इसकी 3D लिंकेज मैं आपको दिखा चुका हूं, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल ऐसी, ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो अब ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स क्लियर हुए, बात समझ आई क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके क्वेश्चन पे जाओ। ये क्वेश्चन ना वर्नर थ्योरी को ही समझाने के लिए बनाया गया। इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं मैं और समझेंगे कह क्या रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9.1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया फॉर्मूला दिया हुआ है हमने आपको, इस फॉर्मूले को देखो, और इसमें हमने एक चीज बोल रखी है, मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, मतलब जो इनमें से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वो कौन है? वो है प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। ठीक है, तो जो भैया यहां पर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि AgCl के साथ प्रेसिपिटेट होके AgNO3 बना लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये अपने Cl छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे? अब ध्यान देना आपको Cl पे, ये कितने Cl छोड़ते हैं? कितने Cl छोड़ते हैं? 2।
अच्छा 2 Cl छोड़ दिए, ये दो जो Cl आयनाइज हो गए, आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी थी? और क्वेश्चन में प्राइमरी वैलेंसी निकालने को नहीं कहा, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने को कहा है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ टोटल वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है? मुझे तो यहाँ 6 वैलेंसी दिखाई दे रही है, 4 NH3 2 Cl। पैलेडियम के साथ टोटल कितनी वैलेंसी है? 6 में से 2 गई तो बची कितनी? ठीक ठीक। अब अगर मैं नीचे वाले केस में देखूं NiCl2.6H2O, उसमें भी 2 वैलेंसी गई। बात को समझो, 2 तो चली गई, तो बची कितनी? 6। 8 है ना यहाँ पे, 2 और 6 8। यहां पर 4 और 2 6, 6 में से कोई नहीं गया तो सारी सेकेंडरी है। COCl3 यहाँ 7 में से एक गया तो, और यहां पर अच्छा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे Cl पार्टिसिपेट करे, है ना, प्रेसिपिटेट करे, पार्टिसिपेट कह रहा हूं मैं। इसका मतलब हर बार रिएक्शन नहीं कर रहा Cl, जो रिएक्शन नहीं कर रहा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जो रिएक्शन कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। अब ये जो इसके आयन थे ना, मैं इसको मॉडर्न वाले तरीके से बना के दिखाता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिखेंगे कैसे। पहला पैलेडियम, उसके साथ 4 NH3, 2 Cl बाहर बैठे हैं। दूसरा निकल, उसके साथ 6 H2O, 2 Cl बाहर बैठे हैं। फिर पैलेडियम के साथ 4 Cl 2 HCl, कोबाल्ट के साथ 4 NH3, ये तो सारे के सारे अंदर है, लेकिन 2 Cl भी अंदर है क्योंकि सिर्फ 1 Cl बाहर है। ये 1 Cl बाहर है, कौन बता रहा है आपको? ये जो साइड में वैलेंसी लिखी है ना, यही प्लेटिनम 2 Cl कोई बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी वैलेंसी प्राइमरी नहीं है। ये है लिखने का तरीका, समझ आया? दो HCl कर लो भाई इसको, ठीक है। देखो भाई कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये कंपाउंड दे रखे हैं और इनका स्ट्रक्चर बनाना है। पहला कंपाउंड क्या है आपका? पहला कंपाउंड है टेट्रा अमाइन, 4 तो अमीन है। फिर है एक्वा, फिर क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट और क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता जो आउटर आयन है वो कितने हैं। अच्छा इसमें हम उल्टा काम करेंगे, उसमें हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे सेंट्रल मेटल एटम का। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है और आउटर आयन गिनती में कितने ये पता लगाएंगे। चलो ठीक है, तो पहले मैं लिख लूं सारी चीजें। कोबाल्ट दिया हुआ है, उसके साथ 4 NH3 दिए, एक H2O दिया है और एक क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन की गिनती कितनी है ये नहीं पता मेरे को, अब निकाल लेंगे। जो 4 अमीन है उनका चार्ज कितना है? 0। जो एक एक्वा का चार्ज कितना है? 0। कोबाल्ट का चार्ज मुझे दिया हुआ है, वो दिखाई दे रहा है मेरे को 3। टोटल चार्ज कितना है? 0। लेकिन यहां पर क्लोरीन कितने हैं? X। चार्ज कितना है? -3। इसका मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन है। ये जो 3 लिखा है ना, ये बाद में लिखा है। ये किससे पता चला? क्योंकि इस स्फेयर का चार्ज +3 आया था, तो इन क्लोरीन्स का चार्ज -3 आएगा, इस वजह से 3 क्लोरीन होंगे। अब आप कहोगे अगर यहाँ पर क्लोरीन का चार्ज ना होता, सल्फेट का चार्ज होता तो सल्फेट के एक का चार्ज पता करते हैं, -2 होता है। अब -3 को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। पता है ना वाली बात है आपको कंपाउंड की। अब जरा दूसरा कंपाउंड देखो, पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अच्छा जी, तो यहां पर क्या चीजें हैं? पोटाशियम,
टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप। जिंकेट, अच्छा जिंकेट का मतलब आपका जो स्फीयर है ना नेगेटिव है। जब भी सेंट्रल मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज आए तब, हाँ इसका मतलब क्या है, आपका स्फीयर नेगेटिव है। के कितने फिर नहीं पता, सेकंड पार्ट में आपके के कितने हैं हमें नहीं पता, पता करो, करते हैं पता। तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई के का चार्ज ले लो x, जिंक का चार्ज वहां पे ब्रैकेट में दे रखा होगा, OH है हमारे पास 4 -1 वाले, और टोटल है 0। जिंक का चार्ज है 2, तो x दिखाई देगा कितना है, +2 दिखाई दे रहा है मेरे को। +1 का एक पोटेशियम होता है तो कम से कम 2 होने चाहिए, तभी तो +2 का चार्ज दे पाएंगे। बात ठीक है गलत है? तीसरा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। पहले तो आप ये समझ लो यहाँ पे एक पोटेशियम है, उसकी गिनती कितनी है नहीं पता। ट्राई ऑक्सिलेटो मतलब OX, 3 OX है। जिंकेट था, एल्यूमिनेट सॉरी, एल्यूमिनियम है यहाँ पे, ठीक है। 8 क्यों लगा है, क्योंकि इसका स्फीयर नेगेटिव होगा, दिखाई दे रहा पोटेशियम है तो अगर आउटर आयन पॉजिटिव है तो स्फीयर आपका नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, कैसे बनाए इसको, तो फिर इसको ले लिया x, इसको ले लिया हमने, देखते हैं चार्ज कितना है एल्यूमिनेट का, 3। एक OX का चार्ज होता है -2, 3 OX का हो जाएगा 6, तो टोटल कितना आ गया हमारा, x आ गया +3। एक के +1 का होता है तो यहाँ K3 आएगा, K3 AlOX होल थ्राइस। मैं बता दूं आपको, OX का मतलब है ऑक्सिलेट आयन, और ऑक्सिलेट आयन का मतलब है COO-, ऐसे ही एक EN आएगा, ठीक है, उसका नाम है इथाइलिन डायमीन। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको शायद बताए थे। ऐसे एक आएगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, उसको हम EDTA से दिखाएंगे। तो ये याद रखना, ये इनके सिंबल है। ये मैंने तब बताया था जब पॉलीडेंटेट बताया था। तो सिंबल याद रखना बेटा, आपको EDTA ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा, या ऑक्सिलेटो बना हुआ नहीं मिलेगा, OX की फॉर्म में लिखा मिलेगा। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, फोर्थ पार्ट, डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3। अब जरा ध्यान दो, कोबाल्ट है, 2 तो क्लोराइडो है, डाई क्लोराइडो, और 2 है इथाइलिन डायमीन। आउटर आयन नहीं दिया, इसका मतलब या तो ये पूरा का पूरा स्फीयर न्यूट्रल है, या इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा। वो कौन बताएगा, हम नहीं बताएंगे, कैलकुलेशन से अपने आप पता चल जाएगा। COCl2En होल ट्वाइस। अब आप कहोगे ये ट्वाइस कहां से आया, ये ट्वाइस किसका मतलब है, ये मतलब है बिस का। मेरी बात सुनेंगे, अगर आपके नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो नाम लिखने का तरीका बदल जाता है। इस पे अभी हम काम करेंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो ये आया। अब कोबाल्ट का चार्ज कितना है, वहां तो 3 लिखा है। क्लोरीन का चार्ज कितना है, -1 1 का होता है। EN का चार्ज कितना होता है, 0। तो इन सबको ऐड करता हूं तो यहाँ पर अब भी एक चार्ज बच रहा है, +1। इसका मतलब ये कंपाउंड आयनिक है। समझ आया, पता कैसे चला कि आयनिक है? आराम से समझ लो इन सारे पार्ट्स को। अब बात आती है पांचवे की। पांचवे में कहता है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। ये हमने डी ब्लॉक में बात करी थी। निकल और कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं जब उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड बैठा हो, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कार्बोनाइल, ठीक है। और यहाँ पे 4 कार्बोनाइल के कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो,
टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ये है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। इस पे क्या चार्ज है? 0। इन चारों पे क्या चार्ज है? 0। इसलिए पूरे स्फीयर के ऊपर भी चार्ज क्या है? 0। आसान सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको इसमें साफ दिखाई, पहली बार दिखाई दे रहा है कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और फिर भी वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब जरा इधर ध्यान दो। इन सब के आयोपिक नेम लिखो। पहले मैं लिख लूं ये है क्या? प्लेटिनम डायअमीन क्लोरिडो और नाइट्राइटो। अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। डायअमीन क्लोराइडो, एन से जुड़ा है तो एन नाइट्राइटो। अगर ये इसकी जगह ये लिखा होता तो ओ एन ओ, तो ये होता ओ नाइट्राइटो, याद रखना। ठीक है। प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं लिखा मैंने, जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर यहां पर नेगेटिव नहीं लगा हुआ। ठीक। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत तो है, वो निकाल लेते हैं। प्लेटिनम को मैंने मान लिया X, 2 अमीन है, एक क्लोरीन है और एक नाइट्रो। तो X तो दिखाई दे रहा है +2, तो प्लेटिनम के ब्रैकेट में रोमन लेटर में हम +2 लिख देंगे। ठीक, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं सेकंड लूँ K3Cr, भैया अल्फाबेटिकली तो सी वाला आएगा। K3Cr C2O4 होल थ्राइस। अब ये C2O4 होल थ्राइस क्या है? ऑक्सिलेटो। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, नाम क्या बनेगा? पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ये नेगेटिव है, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर वो निकालना पड़ेगा। तीन +1 चार्ज के हैं, एक 0 चार्ज का है और 3 -2 चार्ज के हैं। तो जाहिर सी बात है इसको 0 लिख दिया मैंने। 0 चार्ज का नहीं, इसको तो निकालना है X। X कितना आ जाएगा? 6 में से 3 गए। तो पोटाशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट ब्रैकेट में 3। आसान है। चौथा देखना, CONH3 होल पेंटा CO3 Cl। नाम पेंटामाइन कार्बोनेटो। कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 5 पे 0 -2 -2 -1 +1 आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? पांचवा, अरे तीसरा रह गया बेटा लिखते लिखते। पहला लिखा था, दूसरा, तीसरा रह गया बीच में। देखो, तीसरा है COCl2En2Cl।
CO Cl2 En होल ट्वाइस Cl, नाम लिखे। ये है डाइक्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन En के नाम में ही आता है इथाइलिन डायमीन। अगर किसी के नाम के अंदर डाई ट्राई आ गया तो बाहर दूसरे तरीके की नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। स्पेलिंग में KIS आएगा, 2 S नहीं। तो यहां पे आया डाइक्लोरो, डाई की जगह आएगा बिस, इथाइलिन डायमीन, मैंने इसके दोनों नाम बताए थे। इथाइलिन डायमीन की जगह इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो। कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -2। एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को, नहीं 3। ठीक है, 5वां देखते हैं केस। पांचवें में कह रहा है HgCOSCN। Hg मरकरी है, CO कोबाल्ट, SCN है क्या आपका? थायोनाइट्राइल। मरकरी, टेट्रा थायो साइनो, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। कुछ बचा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर -4, उसका +2, 2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गए ना, मैं बार बार निकाल के नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल समझ में आ गए। इसमें एक में हमने नेमिंग सीख ली, और एक अगर दिया हुआ हो नाम तो उससे वो कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मूला ये सीख लिया। अगर आपको नेमिंग लिखनी है, अगर आपको नेमिंग लिखनी है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, आउटर आयन की गिनती कितनी है पता करनी है। आउटर आयन आपको कभी भी दिए नहीं होंगे, क्योंकि हमें कभी भी K4 के लिए टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखा होता। ये बात समझ आई? चलो, तो बात कर रहे हैं हम आइसोमर्स की। अब आइसोमर्स में हमने स्टीरियो आइसोमर्स पहले भी देख रखे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसका इसने नाम रखा है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने पहले भी देख रखे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वैसे हमें ये सीखने से पहले स्ट्रक्चर देख लेने चाहिए। स्ट्रक्चर अभी आगे आएंगे, एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बाद बताएं, वो स्ट्रक्चर यहाँ काम आएगा। हमारे क्या काम आएगा स्ट्रक्चर? पहला है, देखो मैं लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देते हैं ऐसे, चार वाले 2 हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाती, क्योंकि इसके सारे एंगल 109.5 डिग्री के हैं, 109.5 डिग्री के हैं, और हर जगह से वो एक जैसे हैं, सिमेट्रिक है, तो उनमें हम फर्क नहीं कर पाते। तो आइसोमर्स वो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो नहीं बना के दिखाता, स्क्वायर प्लानर बना के दिखाता है। कैसे? देखो, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, प्लेटिनम के पास 2 CN है और 2 NH3 है। अब आपको याद आ जाएगा कि हमने ऑर्गेनिक में इसको सिस और ट्रांस का नाम दिया था, और जो पहला वाला है वो ट्रांस है।
भैया ठीक है। भैया तो ये बन गया आपका ट्रांस आइसोमर और ये बन गया सिस। खत्म कहानी। तो ये है आपके स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, ये स्क्वायर प्लेनर भी नहीं दिखा सकता सिस ट्रांस। क्यों? क्योंकि चारों आइडेंटिकल है। तो सिस और ट्रांस पता कैसे चलेंगे? दूसरा केस हो गया सिस और ट्रांस ना दिखाने वाले का। तीसरा, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 वालों में सिस ट्रांस दिखाएगा कैसे? 6 वालों में सिस ट्रांस कैसे दिखाएगा? मैं केस ले रहा हूं Fe के साथ 2 Cn और 4 CO। ये क्या है? यह है आपका सिस। और Fe के साथ 2 Cn यहां पे और 4 CO इधर। यह है आपका ट्रांस। तो मैं बना के दिखाता हूं। ये इससे काटा जा रहा है ट्रांस, ठीक है। और इसमें कोई काट नहीं रहा एक दूसरे को, ये अलग है और ये अलग है, बिल्कुल ठीक। तो ये सिस हो गए और वो ट्रांस हो गए। अच्छा, लेकिन 6 वालों में अगर अब भी आपने कहा कि भैया ये केस तो ऐसा था जिसमें ना साफ साफ दिखाई दे रहे थे कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, यानी कि 4 और 2 वाले। क्या कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें 3-3 होते? ये केस था आपका CO4 2 CN किसके साथ? एक Fe के साथ, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे केस की जिसके अंदर Fe के साथ 3 CO और 3 NH3 हो। अब इस केस को देखो। अच्छा बेटा ध्यान रखना, मैं अभी चार्ज वगैरह नहीं लिख रहा हूं, तो कहीं ये मत सोचना ये जो कंपाउंड है ठीक है या गलत है। मैं आउटर आयन भी नहीं लिख रहा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है। तो परेशान मत होना। अब जरा ध्यान दो, क्या ये पॉसिबल है? पहले तो स्ट्रक्चर बना लो इसका ऑक्टाहेड्रल। इसमें यहां पे 3 CO लगे हो और यहां पे लगे हो 3 NH3, ठीक है। एक और दूसरा, इसी शेप को देखो, यहां पे ऐसे 3 CO लगे हो और ऐसे लगे हो 3 NH3, ठीक है। अब ये जो बनकर आए ना, ये कैसे हैं? ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये इसमें ये तीनों CO एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, इसका नाम पड़ गया फेशियल। अगर यहां देखो तो ये और ये एक दूसरे का फेस नहीं देख रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं, मेरिडियन। तो इनके नाम पड़ गए फैक और मर।
की छुट्टी हुई। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो तीन चीज ध्यान रखनी है। ऑप्टिकली एक्टिव सुपर इम्पोज करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होते हैं उसके पेयर को हम एनेंशियोमर कहते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से दिखाई देंगे। एक केस लिया मैंने FeCl2 H2O Cn का। तो इसमें एक यहाँ पे 2 Cl लगे हैं, यहाँ 2 Cn है और यहाँ 2 H2 है। अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो भैया अगर लिगेंड्स की पोजीशन बदल दे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये कोई फुल प्रूफ बात नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। अब हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, देखो NiEn होल ट्वाइस। NiEn होल ट्वाइस में निकल के साथ 2 En है। अगर आप इसको देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये बटरफ्लाई जैसा जो स्ट्रक्चर है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। PtEn होल ट्वाइस, इसके स्ट्रक्चर में बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है। टेट्राहेड्रल बनाओ पहले, टेट्राहेड्रल कह रहा हूँ, पहले एक स्क्वायर प्लेनर बनाओ, उसके बाद 2 जगहों से कनेक्ट कर दो इसको, क्योंकि ये बाइडेंटेट है। En और CO दोनों ही बाइडेंटेट है, याद रहेगा। ठीक है, अब जरा इसको देखना, FeEn होल थ्राइस, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बना के देखते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? पंखे ऐसा लगता है, ऊपर वाला तितली जैसा लगता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये पेयर ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो इससे ऊपर वाले हैं ये दोनों इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। तो दिक्कत, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव वाला केस क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाले केस भी बना दिए मैंने और ये वाले केस बना दिए। अब बात आती है और लिगेंड्स की, जिसको हमने नाम दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन या सॉल्वेट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर में सबसे आसान तरीका पता करने का, इसमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन इस पेयर होंगे। ठीक है, जैसे CO
NH3 होल हेक्सा Cr Cn होल हेक्सा। अब इसको देखो आप और एक इसको देखो, मैंने दोनों के लिगेंड चेंज कर दिए। पहले CO के साथ लिगेंड था NH3, अब Cr के साथ NH3। पहले Cr के साथ Cn लिगेंड था, अब CO के साथ Cn लिगेंड। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लिंकेज आइसोमर। दूसरा आता है तो लिंकेज आइसोमर, ये वाला हो गया। दूसरा आइसोमर आता है आपका सॉल्वेट आइसोमर, इसका एक और नाम है हाइड्रेट आइसोमर। जरा ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, इसका लिगेंड या आउटर आयन H2 होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, मैं वहीं से उठा लेता हूँ। ये रहा CrH2O5, CrH2O6, 3 Cl बाहर, CrH2O5, 1 Cl अंदर, 1 H2O बाहर। तो मतलब एक एक करके Cl अंदर आते जाएंगे और H2O बाहर जाते जाएंगे। और याद रखना इनके कलर चेंज होंगे इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि अब इस स्फीयर पे चार्ज बदलता जाएगा। पहले वाले में कितना था +3, अब वाले में कितना है +2, और अब पे प्लस। और इससे होता क्या है, चार्ज बदलने से मैंने बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर तीनों अंदर आ जाएंगे, इनके कलर क्या है मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ। देखो 3 Cl बाहर है तो कलर है वायलेट, 2 Cl बाहर है तो कलर है ग्रे ग्रीन, 3 Cl बाहर है तो कलर दिया उसने वायलेट, 2 Cl बाहर है तो कलर दिया ग्रे ग्रीन, 1 Cl बाहर है तो ग्रीन। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। सॉल्वेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर के लिए क्या याद रखना है, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। सॉल्वेट आइसोमर के लिए लिगेंड और आउटर आयन में H2 होना जरूरी है, H2 शिफ्ट करेगा तो ही वो सॉल्वेट आइसोमर कहलाएगा। अगला अरे एक मिनट रुको, इसे लिंकेज आइसोमर कह दिया। ये लिंकेज आइसोमर नहीं है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है और लिंकेज अब बता रहा हूं मैं आपको। लिंकेज आइसोमर वो है जिसमें एम्बिडेंट इस्तेमाल हो। क्यों? क्योंकि उनकी लिंकेज होने की पोजीशन चेंज हो जाती है। देखो FeCN6 इसके साथ FeNC6, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, याद रहेगा। तो ये भी हो सकता है FeCNS6 और FeNCS6, ये भी एक दूसरे के आइसोमर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंट का होना जरूरी है। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड। तो लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंट लिगेंड का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में कोऑर्डिनेट स्फीयर का होना जरूरी है। दो बातें हो गई। और हाइड्रेट आइसोमर में H2O का होना जरूरी है। और चौथा आता है आपका
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें आयनाइजेशन नंबर जो है वो बदलना जरूरी है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयनाइजेशन। देखो अगर मैंने आपसे कहा कि एक Fe के साथ 6 Cl है, 6 ले लो आप CO, और बाहर एक आयन है सल्फेट, तो आप जानते हो सल्फेट का चार्ज है -2, इस वक्त स्फीयर पे चार्ज है +2। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ लिगेंड बदलूंगा आउटर आयन के साथ। ऊपर देखो और नीचे देखो, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं किया। इससे हुआ क्या, कोबाल्ट बाहर चला गया, कोबाल्ट कह रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके ऊपर चार्ज हो गया 0। ठीक है, अगर ऐसा केस होता Fe 6 Cl होते और एक सल्फेट होता, ठीक है, और अगर मैं एक Cl को सल्फेट से चेंज कर देता, तो चार्ज बदल जाता क्या? हाँ, दोनों स्फीयर का अलग चार्ज है, एक पे +2 और एक पे +2 है और एक पे +1, और इस वाले में एक पे +2 और एक पे 0। तो मैं सिर्फ लिगेंड और आउटर आयन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता हूँ और उनका आयन बदल जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे आयनाइजेशन आइसोमर। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आयनाइजेशन आइसोमर है, ये चारों, ये सॉल्वेट भी है और आयनाइजेशन भी है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में कोई ऐसा केस बन जाए इसमें 4 और 2 का केस बन रहा, तो ऐसा भी हो सकता है जिसको आप आयनाइजेशन आइसोमर कह रहे हो वो आगे जाके टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल आइसोमर बना के दिखाए। ठीक है, बात ठीक है गलत है, ये बात समझ आई? तो ये थे आपके सारे आइसोमर्स। यहाँ पे आपका आइसोमर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।